हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एनसीईआरटी बुक सेंटर में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए जो हमारे यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो हमारे यहाँ पर सीरीज चली हुई है, या आप कह सकते हैं कि अध्याय या चैप्टर कह सकते हैं या टॉपिक कह सकते हैं, जो भी आप कहते हो। तो वो उसका जो है आज यहाँ पर चैप्टर 8 है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। चैप्टर 8 है, चेक कर लेना अपने। और इस चैप्टर का जो नाम है वो आपका है शिक्षण है, उसकी प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं। तो शिक्षण के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो जो चीज़ नहीं पढ़ रखा है वो आज इसमें इंक्लूड यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, शिक्षण के कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि 30 नंबर का यह आता है, किसी भी एलटी एग्ज़ाम में 30 नंबर का आता है, सिर्फ कला वालों को छोड़कर। अब बाकी जिनका कला नहीं है, बाकी सभी लोग जो है 30 नंबर के लिए ये ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर यहाँ नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका मेरिट में लेके आएगा वो शिक्षण अभिरुचि लेके आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है अपना अपना हर कोई पढ़ता है। और इसमें जो अगर मेरिट में नाम लाना है तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ट्रीट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है पहले से ही, तो फिर से हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़ के। शिक्षण एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है, अतः शिक्षण पद की एक सार्वभौमिक परिभाषा देना कठिन कार्य है। तो ये क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसको जो है अपने शब्दों में हम पूरी तरह से व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार अलग अलग कहा गया है। सबसे जो फेमस है वो गेज के अनुसार है, और इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षण एक प्रकार का पारंपरिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। तो शिक्षण का मतलब ये है कि हम जो है किसी को जो है उनकी व्यवहार, उसके आचार विचार सब कुछ जो है बदल सकें। ठीक है, तो ये जो है शिक्षण का प्रमुख कार्य होता है, और गेज के अनुसार जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगर हम पढ़ें इसके शिक्षण के प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, अभिलक्षण हैं, क्या इसके मुख्य अभिलक्षण हैं, तो अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी कि जो सूचनाएं होंगे उसका आदान प्रदान करते हैं हम। और प्रभावी नियोजन, इसके लिए जो है तैयारी पहले से होगी, प्री प्लान्ड या प्लानिंग कह सकते हैं। या आप कोई भी अगर चीज़ पढ़ाते हो बच्चों को, पहले से जो है प्लानिंग करके आपको आना पड़ेगा टीचर को, तब जाके आप कह सकते हैं कि प्रभावी नियोजन होना चाहिए। छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति, ठीक है, छात्रों को जो है एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। ठीक है, शिक्षण में जो है छात्रों की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो सीख नहीं पाएंगे। प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल और सहानुभूति एवं दया पर आधारित है। ठीक है, ये भी होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लक्षण है ये, सहानुभूति होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, ठीक है, और दया होना चाहिए। अनुदेशात्मक, ठीक है, जो नियम कानून जो हम कह सकते हैं आदेश देते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि आदेश देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, सही आदेश। ठीक है, एक योग्य टीचर के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, क्या क्या यहाँ पर अच्छे गुण होने चाहिए, तो उसके हिसाब से। ठीक है, छात्र शिक्षक सहयोग, ठीक है, छात्र और जो है शिक्षक का, ठीक है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, सहभागिता होनी चाहिए दोनों की। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षक ही अच्छा हो, बच्चे बेकार हो, या बच्चे अच्छे हों शिक्षक खराब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का जो है सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, ठीक है, टीचर को जो है छात्रों ने पहले क्या सीख रखा है उसके आधार पर आगे को हम पढ़ाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण, तो अपने जो शिक्षण है उसको हमेशा गतिशील रहना चाहिए, ठीक है, डेवलप करते रहना चाहिए। उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित, तो जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं अच्छी अच्छी विधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। संवेगात्मक स्थिति की उपस्थिति और उपचारात्मक, निदानात्मक जो भी उपचार हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है उनके निदान कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। छात्र योग्यताओं का संवर्धन, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनको हम बढ़ाना। ठीक है, और शिक्षक की उपस्थिति दार्शनिक एवं मित्र के रूप में, तो शिक्षक की जो उपस्थिति हो वो एक दार्शनिक के रूप में होना चाहिए, अच्छा आगे को बढ़ाने के लिए, और एक मित्र दोस्त के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रूर शिक्षक होना चाहिए। प्रत्यक्ष, यहाँ पर स्लैश होगा, अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, तो दोनों में कक्षा में व्यवहार अच्छा होना चाहिए शिक्षक का। अगर हम बात करें शिक्षण के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है 3 आंसर ज़रूर देना। ठीक है,
जितने भी शिक्षण के प्रकार होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं, चाहे वो शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर हो, चाहे शिक्षण के स्तर के आधार पर हो, अलग अलग आधार पर जो है शिक्षण के प्रकार हैं। लेकिन जितने भी प्रकार हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं तो आप डायरेक्ट 3 लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और क्वेश्चन आएगा कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है आपका, ठीक है। ज्ञानात्मक, ठीक है, कॉग्निटिव, भावनात्मक, ठीक है, एफेक्टिव, और यहाँ पर मनोगद्यात्मक, ठीक है, फिजिको मोटर। तो 3 तरह के होते हैं। ऐसी जो है हमारा यहाँ पर शिक्षण के स्तर के आधार पर अगर बात करें तो ये भी 3 होती हैं, स्मृति स्तर, ठीक है, मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, और चिंतन स्तर, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, ठीक है। तो ये शिक्षण के स्तर हैं जो कि 3 प्रकार के स्तर होते हैं, ठीक। अगला है, इसमें है शासन प्रणाली के आधार पर, ठीक है, 2 बार पर लिख दिया तो एक ही बार पर है वहाँ पे। शासन प्रणाली के आधार पर इसमें भी 3 होते हैं, निरंकुश शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण, हस्तक्षेपी रहित शिक्षण। और नेक्स्ट है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर उपचारात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर होंगे आपका वर्णात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, ठीक है। तो ये उपचारात्मक एक्स्ट्रा छपा है यहाँ पे, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, ये होगा 3 तरह के होते हैं, वर्णात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। अगला है शिक्षण क्रियाओं के आधार पर, शिक्षण की क्रियाओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, क्रिया, एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। और ये जो बता रहा हूँ नेक्स्ट वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में या रीट में। तो हो सकता है कि यूके SSC भी LT में पूछ ले, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए बता रखा है मैंने, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर जो है औपचारिक, अनौपचारिक, और यहाँ पर, ठीक है, नीचे लिखा है यहाँ पे इनफॉर्मल, मतलब ये होता है कि फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, और यहाँ पर इनफॉर्मल, 3 तरह के होते हैं। तो इनके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले एक क्लास में बता रखा है, पिछले वीडियो में जाकर देखना, अच्छे से पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब बाकी जो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, ये इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और बात करते हैं यहाँ पर शिक्षण के चर तथा उसके कार्य। तो शिक्षण के चर, ठीक है, सोपान जो भी हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर आपके होते हैं, स्वतंत्र चर, ठीक है, जो कि स्वतंत्र चर को हम कह सकते हैं शिक्षक। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र चर किसी को कहेंगे, तो ऑप्शन देंगे शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आएगा यहाँ पर शिक्षक को स्वतंत्र चर कहते हैं। और परतंत्र चर जो है आपका छात्र होता है, और हस्तक्षेपी चर जो होता है वो आपका पाठ्यक्रम, मतलब क्योंकि पाठ्यक्रम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तीनों शिक्षण प्रक्रिया में तीनों का बहुत ज़्यादा रोल है, शिक्षक का भी बहुत ज़्यादा है और छात्र का भी, पाठ्यक्रम का भी, ठीक। तो ये इस तरह के हैं। अगला है यहाँ पर शिक्षण के चरों के कार्य के अभाव में एक शिक्षक उत्तम शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। तो शिक्षण के चरों के कार्य के अभाव में जो है कोई भी शिक्षा जो है शिक्षक उत्तम शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि उनके चर काम ना हो, ठीक है। ये 3 जब तक ना हो तब तक जो है शिक्षा हम किसी को प्रदान नहीं कर सकते हैं, अतः इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, कौन सी 3 चीज़ें, ये आपके शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है, ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है आपका स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और हस्तक्षेपी चर, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम शिक्षण कार्य बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला है यहाँ पर कि शिक्षा के चरों के 3 प्रमुख कार्य। तो 3 जो है प्रमुख कार्य हैं शिक्षा के चरों का, और इनका जो है मैंने उल्टा लिख दिया है। निदानात्मक पहले नंबर पर होगा, फिर उपचारात्मक होगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर होगा आपका मूल्यांकन संबंधी कार्य, ठीक है। पहले अगर हम कोई चीज़ शिक्षण कार्य करेंगे, चाहे, ठीक है, तीनों का रोल रहता है, हमारा पाठ्यक्रम का रहता है, और यहाँ पर टीचर का, स्टूडेंट का, और यहाँ पर करिकुलम का, पाठ्यक्रम का। तो हम टीचर हैं तो हम जो है पहले बच्चों को कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होगी बच्चों को, ठीक है, उसका निदान करेंगे, और उपचार
संज्ञानात्मक कार्य में दूसरा नंबर आएगा। इसमें यानी कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बच्चों को उनका सॉल्यूशन हम देंगे। तीसरी चीज़ में आता है मूल्यांकन। तो जो चीज़ हमने पढ़ा रखी हो उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी क्लासेस में बता रखा है आपको, यहाँ पे जो रेगुलर देखते हैं वीडियोस, ठीक है। तो मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शिक्षक को जब भी पढ़ाना हो तो उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है लास्ट में। तो इस वजह से मैं यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज लगाता हूँ कि इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसका मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नोत्तर यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो आदर्श शिक्षक होता है वो हमेशा क्या करता है, मूल्यांकन करता है। जब भी चैप्टर पढ़ाता है उसके बाद बच्चों से जो है मूल्यांकन करता है, प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो किस तरह के प्रश्न रख सकता है, वो ऑब्जेक्टिव रख सकता है या ठीक है डिस्क्राइब करने वाले रख सकता है, या मौखिक रख सकता है, या ठीक है निबंधात्मक रख सकता है, किसी तरह के क्वेश्चन रख सकता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये उल्टी लिखे मैंने, 1 2 3 नंबर के ऐसे होंगे, ठीक है। सही कर लेना अपनी नोटबुक में, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें। अगला है शिक्षण की अवस्थाएँ या क्रियाएँ। तो क्या अवस्थाएँ हैं, कितनी क्रियाएँ हैं। तो शिक्षण में क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि विद्यालय में छात्रों को इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। तो क्रियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और शिक्षण प्रक्रियाओं का क्रमिक विश्लेषण 3 सोपानों में किया गया। तो 3 फेज में यहाँ पर कर रखा है। और वो 3 फेज कौन कौन से हैं। शिक्षण की पूर्व तत्परता, ठीक है, अवस्था इनकी प्री एक्शन फेज। दूसरा है शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था यानी कि इंटरमीडिएट फेज। तीसरा है शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज। यानी कि जिस टाइम हम पढ़ाते हैं, मतलब प्रिपेयर होकर आते हैं, कोई भी मान लो मैं शिक्षक को प्रिपेयर करके आ रहा हूँ तो उसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। तो उसमें हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे, तैयार करेंगे, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, या कौन सा टेस्ट लेना है, वो सब डिसाइड करेंगे। प्री प्लान्ड होगा, पहले से हम सोच के आएंगे क्लास में। जब इंटर होंगे क्लास में उसके बाद बच्चों के साथ जो है इंटरमीडिएट करते हैं, यानी कि जो है अंतः क्रिया करते रहते हैं हम बच्चों के साथ, उसके बारे में जो हमने प्लानिंग कर रखी है पहले से, ठीक है। इसीलिए पहले जो है क्या होता है, लेसन प्लान करते हो। कभी भी जब बीएड करते हो आप तो लेसन प्लान करते हो, उसके बाद जो है क्लासों में जो टीचिंग करते हो आप क्लासों में, ठीक है, उसके बाद ही करते हो। पहले आप क्या करना पड़ता है, पहले से लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। उसके बाद आप जो डिस्क्राइब करोगे इंटरमीडिएट बच्चों के साथ वो वहाँ पर डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज, तो उसके बाद जो है क्या करोगे, लास्ट में उसका टेस्ट भी तो लोगे ना, मूल्यांकन करोगे, तो वो चीज़ आती है थर्ड में। अगला है यहाँ पर शिक्षण क्रियाओं का महत्व। क्या इम्पोर्टेंस है शिक्षण क्रियाओं का, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। तो क्या महत्व है, ये चीज़ है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रियाएँ इसलिए की जाती हैं ताकि छात्रों के व्यवहार अपेक्षित परिवर्तन हो सके। तो छात्रों की व्यवहार के मेन तो रीज़न ये है कि शिक्षण प्रक्रिया हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता होती है, क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि किसी भी जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, ये छात्र हो सकते हैं वो, ठीक है, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन करना ये मेन हमारा मोटिव रहता है। अध्यापकों को कक्षा में प्रवेश से पूर्व, कक्षा में तथा कक्षा के पश्चात कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, ठीक है, करनी है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो कक्षा में या कक्षा से पूर्व या कक्षा के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं टीचर, वो आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार, पता अब चल गया होगा आपको कि क्या क्या हमको पहले क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या कक्षा में हमको रखना चाहिए, अपनी बातों को किस तरह का प्रवेश बनाना चाहिए, और उसके बाद लास्ट में हमको क्या करना चाहिए, ऑलरेडी बताया हुआ है। शिक्षण प्रक्रियाओं के, ठीक है, ज्ञान होगा, ज्ञान सेवारत शिक्षक अपने, ठीक है, ये प्रिंट हो रखा है, शिक्षक अपने कौशल में अपेक्षित सुधार ला सके। तो यहाँ पर जो क्रियाएं हैं शिक्षण में, जो सेवारत शिक्षक है, जो अभी सेवा दे रहा है, अपने कौशल में जो है अपेक्षित सुधार ला सकते हैं। तो जो अपनी टीचिंग स्किल है उसमें सुधार लाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को समझ में ना आता हो जिस स्किल का आप यूज़ करते हो। धीरे धीरे ऐसा होता है कभी कभी कि 10 बच्चे अगर पढ़ रहे हो आपके क्लास में, आप जिस भाषा में बोल रहे हो या जिस विधि का प्रयोग कर रहे हो, उनमें से 8 को आ रहा है, 2 को नहीं आ रहा है। तो उन 2 के लिए आप किस तरह का जो है अपना जो है स्किल चेंज करोगे, वो डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले
कौन कौन से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद हम जो है उन बच्चों पर दूसरे मेथड से हम सिखाने की कोशिश करेंगे जिनको जो है समझ में नहीं आता। जिनको समझ में आता है उनको तो रहने देंगे, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको समझ में नहीं आता है, उनके लिए जो है दूसरे मेथड से हम सिखाएंगे, आसान भाषा में या धीरे धीरे, या ठीक है कि किसी भी प्रकार से हम सिखा सकते हैं, किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। शिक्षण कार्यों को अनुदेशन की मदद से पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण कार्यों को जो है उनके निर्देश, जितने भी अनुदेश होते हैं उनके आधार पर ही करने चाहिए। ठीक, तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। छोटा सा चैप्टर था, छोटे छोटे चैप्टर है, ज़्यादा बड़ी चैप्टर नहीं है। कहानियाँ पढ़ोगे तो बहुत बड़ी कहानी कहाँ लगेगी, बुक में बहुत सारी कहानियाँ आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको जो है लास्ट में टेस्ट के नंबर भी बताना है, कितने आपके नंबर, कितने मार्क आपके आ रहे हैं। अगला है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसका कि शिक्षण प्रक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। तो शिक्षण प्रक्रिया को जो है 3 विभागों में विभाजित किया जाता है। वैसे यहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बोल रखा है, किसी भी आधार पर बोले तो आपका 3 ही आंसर होना चाहिए, तो ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया होगा। अगला है कि निरंकुश शासन तंत्र के अनुकूल शिक्षण की परिभाषा के प्रवर्तक हैं। तो निरंकुश शासन तंत्र के अनुकूल शिक्षण की जो परिभाषा दी थी वो किसने दिया था? NL गेज ने दिया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है NL गेज का निम्नलिखित में से संबंध है। तो NL गेज का क्या है? प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से है, या निरंकुश प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषा से है, हस्तक्षेप रहित प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से है, इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से, ए ऑप्शन होगा। अगला है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र की राजनीति प्रणाली वहाँ से शिक्षण को प्रायः होगा यहाँ पर, ठीक है, प्रायः प्रभावित करती है, क्योंकि तो किस तरह का प्रभावित करता है वो बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा राजनैतिक, ठीक है, राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है, राजनीतिक, ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक, राजनीतिक राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है, तो ये आपको ऑप्शन होगा। अगला है कि जॉन ब्रूवेकर प्रभावित हैं तो किससे? शिक्षण प्रक्रिया से, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा दर्शन से, शिक्षण विधियों से, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली से। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली से जो है ये जो है प्रभावित है जॉन ब्रूवेकर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण को आप मानते हैं, तो शिक्षण को आप क्या मानते हैं? एक परिपक्व एवं दूसरा, ठीक है, अपरिपक्व व्यक्ति, मतलब एक परिपक्व होगा, मतलब कि एक जो है वेल ट्रेंड होगा, दूसरा अनट्रेंड होगा। अंतः प्रक्रिया मात्र, ये भी ठीक ही है। सीखने में सहायक प्रक्रिया, बिल्कुल ये भी, सभी ऑप्शन आ रखे हैं तो बिल्कुल सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर चौथा ऑप्शन भी कुछ सिमिलर मिलता है तो उनमें से 4 में से आपको सबसे बेस्ट ढूंढना पड़ता सब फिर। ठीक है, इसमें सभी आ गए तो सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण संभव नहीं है, तो शिक्षण जो है संभव कहाँ पर? 2 परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी विषय पर ठीक है पारंगत हैं, विद्यालय के बाहर, बिना पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। बिल्कुल उपयुक्त सभी, तो इन सभी में ही नहीं हो सकता, क्योंकि 2 परिपक्व व्यक्तियों के बीच में जो है शिक्षण तो संभव मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि एक परिपक्व होना चाहिए, एक अपरिपक्व होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड होगा, दूसरा अनट्रेंड होगा, उसी को तो सिखाएगा। दोनों ट्रेंड होगा तो कहाँ से, फिर तो दोनों में बहस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यही तो होता है बीएड करने के बाद बहुत सारे लोग, ठीक है, तो क्या करते हैं आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों परिपक्व हो जाते हैं। तो क्या करते हैं पता ही होगा, पीआरटी क्या है, एलटी में क्या हुआ आप लोगों ने पता ही होगा। ठीक है, विद्यालय के बाहर, तो विद्यालय के बाहर शिक्षण तो होना मुश्किल है, क्योंकि विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया चलती है बिना पाठ्यक्रम के बिना। मैंने कहा था कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं शिक्षण में, टीचर है, स्टूडेंट है, पाठ्यक्रम है, तो बिना पाठ्यक्रम का तो होना मुश्किल ही है, तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से एक किसका संकेत नहीं करती? तो अंतःक्रिया का, व्यवसायिक प्रक्रिया का, सतत प्रक्रिया का, सामाजिक प्रक्रिया का। तो सामाजिक प्रक्रिया का जो है संकेत नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण है क्या है? आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया, उद्देश्य प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया, सभी। तो ये बिल्कुल सभी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षण हो सकता है, कैसा हो सकता है? मापन योग्य हो सकता है, बाल सुधारात्मक या बाल उपचारात्मक, या उपयुक्त सभी। मापन, ठीक है, मापन भी करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं,
बाल सुधारात्मक, ये मापन मूल्यांकन जो है लास्ट में पढ़ेंगे हम, आपके चैप्टर में है ही है, ठीक है। बाल सुधारात्मक और बाल उपचारात्मक, तो उपयुक्त सभी आंसर बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। तो 10 क्वेश्चन में से मेरे ख्याल से सभी लोगों के 10 तो आ ही गए होंगे। एक बार कमेंट करके बता देना कितने आपके नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एक अलग टॉपिक में जो आपके चैप्टर वाइज चल रहा है हमारा यहाँ पर। एक बार सिलेबस चेक कर लेना, अपना सिलेबस देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।